नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम लोग भृगुनंदी नाड़ी में योगों के ऊपर में बात कर रहे थे, परंतु कंटिन्यू योग के विषय में जानकारी देते देते मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो कहीं ना कहीं उससे ऊब जा रहे हैं, वो लोग बोर फील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि इस चीज़ को कैसे हम लोग थोड़ा इसमें रुचि इसमें थोड़ी उत्पन्न की जाए, कैसे इसको इंटरेस्टिंग किया जाए। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट की वीडियोज़ में अब आप सभी को शुक्र का कारकत्व बताया है। इसके अलावा हम लोग सूर्य और शुक्र के विषय में भी बात कर चुके हैं, और सूर्य शुक्र के विषय में बात करने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम लोगों ने सूर्य और शुक्र के योग के विषय में जान लिया था। और जहाँ पर मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि सूर्य और शुक्र का योग जब पत्रिका में फलित होता है तो उसका परिणाम ये निकल कर के आता है कि कहीं ना कहीं संतान होने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो पत्रिका मैं आज लेकर आया हूँ आप सभी के समक्ष, दरअसल ये पत्रिका मैंने आज से करीब 12 वर्ष या 13 वर्ष पहले देखी थी। और ये जितने भी मैंने अपने पास में पत्रिका को संग्रह किया है, उनमें से ये एक पत्रिका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिसमें कि डिनायल ऑफ प्रोजेनी है, अर्थात संतानहीनता का योग वो इस पत्रिका में पूर्ण रूपेण बना हुआ है। चाहे आप ज्योतिष की किसी भी विधा का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर इसमें हम लोग पाराशर से सिद्धांत लगाएं तो भी फलित मिलता है, अगर हम लोग इसमें जैमिनी का सिद्धांत लगाएं तो भी फलित मिलता है, अगर इसमें हम लोग कृष्णमूर्ति पद्धति लगाएं, ठीक है, या नक्षत्र नाड़ी CIL वगैरह जो भी लगाएं, इसमें सिद्धांत मैच करता है। मैंने इस पत्रिका पर एक से अधिक पत्रिका विधाओं से फलादेश लगाया था, और लगा करके मैंने इसका निष्कर्ष निकाला था कि इसमें संतान नहीं होगी। और मैंने आज से करीब 12-13 वर्ष, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पहले मैंने इस पर फलादेश दिया था, और आज तक इसमें संतान नहीं हो पाई है। तो सर्वप्रथम आइए देखते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी, चूँकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोग भृगुनंदी नाड़ी से ही इस पत्रिका पर बात करेंगे कि ऐसे इसमें क्या ग्रह योग बने, क्या कारण रहा जिस कारण से इसमें संतानहीनता उत्पन्न हुई है। ये जो व्यक्ति है ये इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है, इस कारण से इसे संतान नहीं हो रही है। दूसरा रीज़न एक ये है कि इसमें जो मुख्य रीज़न बना वो शुक्र इसमें मुख्य रीज़न बना, क्योंकि शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया है, और इस कारण से इस मेल नेटिव का जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ज़्यादा न के बराबर है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कम है। तो आइए विलम्ब न करते हुए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, सूर्य वो 17 अंश 3 कला पर है, और शुक्र वो 19 अंश 7 कला पर है, अर्थात लगभग 2 अंश 4 कला का अंतर है। शुक्र पूर्ण रूप से अस्त है। जो ज्योतिष गण हैं वो लोग कहते हैं कि अस्त का कोई फल नहीं होता, रेट्रोग्रेड वगैरह का नहीं होता, जैसे कि अपने CIL में कस्पल इंटरलिंक थ्योरी उसमें चाहे नक्षत्र नाड़ी आदि भी अपने इस लेते हैं। ठीक है, वो नक्षत्र के बेस पर काम करता है सिद्धांत, परंतु ऐसा नहीं है कि ऋषियों ने जो सिद्धांत दिए वो सिद्धांत भी गलत है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ देखिए, सूर्य चूँकि अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और उसका संबंध शुक्र से आ रहा है, और शुक्र जल तत्व का ग्रह है, इस कारण से, और इन दोनों में काफ़ी नज़दीकी होने के कारण शुक्र वो पूर्ण रूपेण से सूर्य की दाह में है। इस कारण से स्पर्म काउंट वो बिल्कुल नील है, अर्थात एकदम नगण्य है। इस व्यक्ति को संतान उत्पन्न करने में ये व्यक्ति पूर्ण रूप से सक्षम बिल्कुल भी नहीं है। पूर्ण रूप से क्या कहूँ, सक्षम ही नहीं किसी भी प्रकार से, ऐसा कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि इसकी भार्या ने आज तक एक बार भी गर्भ धारण नहीं किया है।
ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो चूंकि जैसे मैंने बताया कि शुक्र पूर्ण रूप से अस्त है, इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि सूर्य जो है वो पिता का कारक होता है। तो सूर्य चूंकि नैसर्गिक 5वीं राशि का, सिंह राशि का स्वामी होता है, तो सूर्य को अगर किसी प्रकार का दोष लगेगा या सूर्य अगर पीड़ित होगा तो भी व्यक्ति पिता नहीं बन पाता है। तो देखिए सूर्य शुक्र के साथ है, तो नो डाउट शुक्र को यहाँ पर क्षति हुई है, परंतु सूर्य के आगे उसका शत्रु शुक्र खड़ा है, रास्ता रोके। इस कारण से जो है सूर्य को तकलीफ है। और सूर्य के पीछे देखेंगे अगर ट्राइन वाइज जो अपना नाड़ी का सिद्धांत बनता है, तो सूर्य के जस्ट पीछे राहु है। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, अभी नहीं मुझको ध्यान नहीं आ रहा है कि हम लोगों ने सूर्य राहु पर बात की है कि नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। सूर्य राहु का जो योग होता है, ये संतानहीनता का योग बताया गया है BNN में, भृगुनंदी नाड़ी में। तो फलस्वरूप क्या हुआ यहाँ पर, इसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है कि राहु सूर्य और शुक्र का योग बनता है। इस कारण से सूर्य जो है वो 2 शत्रुओं से घिरा हुआ है। आगे देखिए कि सूर्य की राशि सिंह में सूर्य का शत्रु शनि बैठा है, ठीक है, और ऑपोजिशन में जो है मंगल दृष्टि दे रहा है। तो इस सूर्य के साथ जो है राहु, शनि, मंगल, कई सारे पाप ग्रह जो हैं लगे हुए हैं। हालांकि मंगल सूर्य का मित्र अवश्य ही है, परंतु चीज़ जो है इतना मतलब कि आसान नहीं है। जैसा कि मैं भृगुनंदी नाड़ी में आप लोगों से बताते आ रहा हूँ कि मंगल जो है वो शत्रु का ग्रह है। मंगल का कारकत्व एक शत्रु भी है। अगर हम लोगों को शत्रु देखना होता है पृथ्वी में भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार, तो हम लोग मंगल ग्रह से देखते हैं। तो इस सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और शुक्र की भी स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये एक रीज़न रहा भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार कि इसमें संतानहीनता जो है वो निकल के आई और व्यक्ति को बहुत अधिक मतलब की समस्याएं रही हैं शारीरिक संबंध बनाने में भी अपनी भार्या के साथ में। तो ये पत्रिका जो है पूर्ण रूप से जो है निकृष्ट प्रकार की जो है ये पत्रिका है। तो हम लोगों ने भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार इस पत्रिका पर बात कर ली। आइए जरा हम लोग इस पर पराशर पद्धति से भी कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिए लग्नेश जो है वो मंगल है और वो नीच राशि के हैं परंतु वक्री हैं। लग्नेश मंगल जो हैं वो भाग्य स्थान पर नीच राशि के हैं परंतु वक्री हैं। तो मंगल को यहाँ पर चेष्टा बल तो मिलता है। आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोगों को आगे संतान के विषय में जानकारी लेनी है, उसका तो हम लोगों को जो है पंचम भाव का विश्लेषण करना होगा। तो देखिए पंचम भाव जो है वहाँ पर केतु की स्थिति मौजूद है। फिर पंचम भाव में केतु है। इसके अलावा जो ये पंचमेश बनता है यहाँ पे मीन राशि है, तो पंचमेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और वो बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री होकर बैठे हैं और अष्टमेश के साथ में परिवर्तन कर रखा है। गुरु का बुध के साथ में परिवर्तन है। देखिए गुरु बुध की राशि में बैठा है और बुध गुरु की राशि धनुष में बैठा है और इन दोनों में परिवर्तन का संबंध है। तो पंचमेश का अष्टमेश के साथ में परिवर्तन है। इसके अलावा रही बात कारक की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंचम भाव का कारक भी गुरु होता है। इस केस में इस पत्रिका पर सादृश्य का सिद्धांत लगता है। जब किसी भाव का स्वामी और कारक एक ही ग्रह हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 2 ही प्रकार के फल होते हैं। या तो उस भाव का फल जो है वो बहुत ज़्यादा वेग से आएगा और या उस भाव का फल नष्ट होते हुए देखा गया है। तो इस कारण से यहाँ पर पंचम भाव जो है वो केतु के द्वारा पीड़ित हुआ और पंचमेश बृहस्पति अष्टम में है, उसके ऊपर से वक्री है और उसका अष्टमेश बुध के साथ में परिवर्तन है। इस कारण से इस पत्रिका में ये समस्या उत्पन्न हुई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चंद्र लगन से। तो देखिए चंद्र लगन तुला लगन बनता है चंद्र का, क्योंकि चंद्र तुला राशि में है इसलिए चंद्र लग्न जो बना वो तुला बना। यहाँ से पंचम भाव की जो राशि आती है वो आती है कुंभ।
अब देखिए कि कुंभ राशि का जो मालिक है शनि, वो स्वयं राहु और मंगल से पाप कर्तरी में है। इतना ही नहीं, कुंभ राशि सूर्य से और केतु से पाप कर्तरी में है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ चीज़ और भी यहाँ पे देखने के लायक है। मंगल की 8वीं दृष्टि कुंभ राशि पर आ रही है। ठीक है, और अगर हम लोग फर्दर और देखना चाहें तो हम लोग सूर्य लगन से देख सकते हैं। तो सूर्य लगन से 5वीं राशि जो है वो वृषभ राशि है, उस पर शनि की 10वीं दृष्टि है। देख रहे हैं आप लोग। और जो पंचमेश बनता है सूर्य लगन से शुक्र, वो उसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि वो सूर्य के साथ में अस्त है। और फिर आगे अगर बात करें तो पत्रिका में चंद्र से दूसरे 12वें में और चंद्र के साथ कोई ग्रह नहीं है। तो ऐसे में इस योग को केमद्रुम योग कहा जाता है। और इसका योग भंग कैसे होता है? यदि चंद्र से केंद्र में कोई ग्रह हो, विशेष करके अगर शुभ ग्रह हो, तो केमद्रुम योग जो है भंग हो जाता है। केमद्रुम योग का फल जो है महर्षि पराशर लिखते हैं कि केमद्रुम योग में जो है उत्पन्न होने वाला पुरुष धन पुत्र पौत्रादि की चिंता से युक्त देशांतर में रहने वाला दीर्घजीवी होता है। ऐसा फल महर्षि पराशर ने बताया है। तो देखिए, आइए चंद्र से देखिए, केंद्र 1 2 3 4, चंद्र से केंद्र में शुक्र अवश्य है। चंद्र से 7वें कोई नहीं है, चंद्र से 9वें 10वें जो है मंगल है, 9वें बृहस्पति है। तो योग तो भंग हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये योग कार्य कर रहा है, क्योंकि शुक्र जो कि चंद्र से केंद्र में है वो अस्त है। तो कहीं ना कहीं ये शुक्र जो है वो कम कार्य कर रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इसके अलावा इस पत्रिका में अगर हम लोग देखें तो एक सिद्धांत और आता है, कारकत्व भावम। कारक से 5वें स्थान का विश्लेषण करने का भी सिद्धांत महर्षि पराशर ने पराशर होरा शास्त्र में बताया है। तो गुरु जो है, गुरु से 5वें भाव में जो राशि आती है वो आती है तुला। अब तुला राशि अगेन आती है, वहाँ पे चंद्र बैठा है। तो नो डाउट कि चंद्र है तो चंद्र की राशि में कौन बैठा है? चंद्र की राशि में मंगल बैठा है। तो मंगल का कारकत्व भी चंद्र के ऊपर आएगा। फर्दर हम लोग देखें तो तुला राशि है, तो तुला राशि का स्वामी कौन है? तो तुला राशि का स्वामी शुक्र है। तो शुक्र जो है उसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि शुक्र की स्थिति खराब है। शुक्र अस्त है और राहु से दृष्टि प्राप्त कर रहा है, और वो मंगल से भी दृष्टि प्राप्त कर रहा है। और अगर शनि को वक्री मानकर पीछे लिया जाए तो शनि से भी शुक्र दृष्ट है। इसके अलावा कारकत्व भाव से गुरु से 5म भाव में जो राशि है तुला, वहाँ पर मंगल की भी दृष्टि है। तो देखिए किस प्रकार से हर जगह से पत्रिका खराब है, हर जगह से पत्रिका खराब है, और हर तरफ से पत्रिका में एफ्लिक्शंस आ रहे हैं। कंटिन्यू एफ्लिक्शंस जो है वो आ ही रहे हैं। फिर फर्दर देखें तो पंचम से पंचम, पंचमात पंचम भावत भावों का जो सिद्धांत है उसके अनुसार अगर देखें तो ये जो 9वां भाव बनता है इस पर नीच मंगल की स्थिति है। नीच राशि का मंगल यहाँ पर बैठा है। इसके अलावा केतु का असर इस पर आ रहा है, और इसका जो लॉर्ड है वो चंद्र है जो कि 12वें भाव में बैठा है और शनि के द्वारा दृष्ट है। हालांकि बृहस्पति भी उसे देख रहा है, परंतु जैसा कि मैंने बताया कि बृहस्पति खुद अष्टमेश के साथ जो है परिवर्तन का संबंध में है, जो कि सबसे प्रगाढ़ संबंध बताया है सभी संबंधों में। तो इस कारण से बृहस्पति में अष्टमेश के गुण भी आ गए हैं, और बृहस्पति तो खुद अष्टम में ही बैठा है। तो यहाँ पे बृहस्पति भी ज़्यादा कुछ फल शुभत्व की ओर देने में हिचकिचा रहा है। तो आई थिंक मैंने इस पत्रिका को जो है पराशर के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जो उसके जो पैच हैं, मतलब उसके जो आयाम हैं, उससे मैंने फलादेश देख ही लिया है। अब रह गई बात जैमिनी की, तो जैमिनी से भी आप लोग देखना चाहें तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। इससे ज़्यादा और फलित करना उचित नहीं है। और इस
पत्रिका में संतान होगी भी नहीं, किसी भी कीमत पर इसमें संतान नहीं होगी। हालांकि आज के समय पर चंद्र लग्न से पंचम भाव में शनि का गोचर हो रहा है और इसको शनि की महादशा भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी संतान होगी नहीं, इसका दावा है। तो आशा कर रहा हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग निरंतर जो है वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोगों का प्रेम जो है वो मुझे मिल रहा है। आप लोगों में से कुछ एक लोग के ईमेल्स भी मुझको मिले हैं। आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए और समाज का जो है कल्याण निरंतर आप लोग करते रहिए। और कोशिश भी ये कीजिए कि भले ही जो है किसी धनाढ्य व्यक्ति का की जो है पत्रिका आप लोग देखिए या मत देखिए, परंतु यदि कोई असक्षम व्यक्ति आपके पास आता है, किसी समस्या को लेकर के आता है, जो कि सामर्थ्यवान नहीं है आपको फीस देने में, तो उसकी सहायता अवश्य कीजिए। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।